जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जी के जी एस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर अपन विधिवत तरीके से चर्चाएं करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, देखिएगा आप। पहला प्रश्न तो यहीं से बनना चालू होता है। यदि प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर सन 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर दोस्तों। यदि प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या आधार पर सन 1774 में यानी 1774 सन 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो हमने क्या बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? आपके कोलकाता में। क्लियर है। अगला, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या 1+3 बराबर 4 थी। क्लियर दोस्तों। यदि प्रश्न आता है कि जब 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या क्या थी? यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय न्यायाधीशों की संख्या क्या थी? तो 1+3 बराबर 4, यानी 1+3 बराबर 4। ये कब थी दोस्तों? तो ये थी 1774 में। कब थी? सन 1774 में। अगला, 1774 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
एलिजा एमपी थी। यदि कल प्रश्न आता है कि जिस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में की गई, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी। कौन थे? एलिजा एमपी। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो थे, उनका नाम था एलिजा एमपी। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित किया गया। यदि कल क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थापित कब किया गया, तो याद रखिएगा अपने स्वतंत्र भारत की बात हो रही दोस्तों, तो 28 जनवरी 1950, यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? अपनी नई दिल्ली में। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, सुप्रीम कोर्ट 1950 से 1958 तक संसद भवन में अपनी सभाएं करता रहा। अर्थात क्या करता रहा? निर्णय करता रहा। हमने क्या बात की है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में दोस्तों कब आया था? तो 28 जनवरी 1950 को आया था। कब आया था? 28 जनवरी 1950 को। फिर हमने बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट 1950 से 1958, यानी सन 1950 से 1958 तक संसद भवन में अपनी सभाएं यानी अपनी मीटिंग, अपने निर्णय करता रहा। क्योंकि दोस्तों उस समय सर्वोच्च न्यायालय की क्या बिल्डिंग, इमारत तैयार नहीं की गई थी, तो लगभग 8 साल तक यह अपने संसद भवन में ही आयोजित होता रहा। कौन? अपना सर्वोच्च न्यायालय। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय कुल न्यायाधीश 1 + 7 = 8, यानी 8 थे। क्लियर दोस्तों? अगर क्वेश्चन आता है कि जिस समय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित किया गया, उस समय न्यायाधीशों की संख्या क्या थी? तो कितनी थी दोस्तों? यानी 1 + 7 = 8, यानी 1 होगा मुख्य न्यायाधीश और 7 होंगे अन्य न्यायाधीश। एक बार अपन बात कर लेते हैं क्रमशः बढ़े हुए
बढ़े हुए न्यायाधीश, यानी क्रमशः बढ़े हुए न्यायाधीश, यानी कितने न्यायाधीश का बढ़ाए गए। तो देखेंगे दोस्तों क्रमशः बढ़े हुए न्यायाधीशों की संख्या। तो देखेंगे दोस्तों 1774 की अगर बात करते हैं तो उस समय थे 1 + 3 = 4। बात करेंगे 1950 की तो इस समय होंगे 1 + 7 = 8। कितने होंगे 8। बात करेंगे 1956 की और इस समय न्यायाधीशों की संख्या होगी 1 + 10 = 11। बात करेंगे 1960 की और इस समय न्यायाधीशों की संख्या होगी दोस्तों 1 + 30 = 40। इसके बाद बात करेंगे 1977 यानी सन 1977 की और इस समय न्यायाधीशों की संख्या होगी 1 + 70 = 80। और इसके बाद बात करेंगे 1986 यानी 1988 की और इस समय न्यायाधीशों की संख्या होगी 1 + 25 = 26। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अपन 2009 की। कब की बात करेंगे 2009 की और इस समय न्यायाधीशों की संख्या होगी 1 + 30 = आपका 31। कितनी हो जाएगी 31। इसके बाद अपन बात करेंगे 2021 के और इस समय न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी 1 + 33 = 34। कितनी हो जाएगी 34। तो क्लियर है दोस्तों कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 1 + 33 = 34। ये क्या है, यह है दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने हैं आपके 1 + 33 = 34। यानी वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कितनी है दोस्तों 34 है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट क्योंकि हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो चलेंगे दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक योग्यताएं। किनकी बात करेंगे अपन योग्यताओं की। योग्यताएं यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक योग्यताएं हैं। यदि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो कौन सी अनिवार्य योग्यता आवश्यक है। तो पहली योग्यता देखेंगे दोस्तों कि भारत का नागरिक हो। सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है भारत का नागरिक हो। यदि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो पहली शर्त होगी वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त देखेंगे नंबर 2 राष्ट्रपति की नजरों में इस पद के
लायक हो। क्लियर दोस्तों। हमने दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता क्या बताई है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पदासीन होना है तो वह राष्ट्रपति की नजरों में, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की नजरों में इस पद के लायक हो। क्लियर। अर्थात राष्ट्रपति की नजरों में वह व्यक्ति योग्य हो कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सके। नंबर तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता देखेंगे, किसी उच्च न्यायालय, यानी किसकी बात करने वाले हैं, हाई कोर्ट की, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत या 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है, यदि आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लिए आवश्यक योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, तो पहली महत्वपूर्ण योग्यता बताइए दोस्तों कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता हमने क्लियर की है कि वह राष्ट्रपति की नजरों में इस पद के लायक हो। और तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता क्लियर करने जा रहे हैं कि किसी उच्च न्यायालय में, यानी किसकी बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट, यानी भारत में जो हमारे 25 हाई कोर्ट है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट में 25 हाई कोर्टों की संख्या है, तो याद रखिएगा किसी उच्च न्यायालय में लगातार यानी कंटिन्यू बात हो रही है, लगातार 10 वर्ष तक वकालत या 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। क्लियर है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आवश्यक होगा दोस्तों कि वह लगातार 10 वर्ष तक वकालत के रूप में या 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तभी वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पदासीन हो सकेगा। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, क्या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एज का बाउंडेशन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एज इसमें नहीं होती। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, आपके राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 साल, मुख्यमंत्री के लिए 25 साल, विधायक के लिए 25 साल, राज्यसभा सांसद के लिए 30 साल, या लोकसभा सांसद के लिए 25 साल, या गांव के सरपंच बनने के लिए 21 साल, या मतदाता के लिए 18 साल। उसी याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु का कोई बाउंडेशन नहीं किया गया है। अगला योग्यता हो गई। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे नियुक्ति। किसकी चर्चा करेंगे? नियुक्ति, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह से। क्लियर दोस्तों? यदि आता है दोस्तों कल प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों हमने क्या बात की है कि राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति की जाती है, लेकिन किसकी सलाह से? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। यानी प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्लियर दोस्तों? हमने पहले क्या बात की है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो क्लियर है दोस्तों, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्लियर है? तो कल प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। पहले वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है जिसमें प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। फिर वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। कौन? अपना राष्ट्रपति। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शपथ यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? यदि कल प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, कार्यकाल यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अपना कार्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, दो में से जो भी पहले हो। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि यदि कल आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अपना कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, दो में से जो भी पहले हो। अर्थात मान लीजिए मेरी आयु है 50 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 50 वर्ष। तो मैं कितना काम करूंगा? तो याद रखिएगा 50 यानी 50 + 6 बराबर 56 वर्ष तक। कितना काम करूंगा? 56 वर्ष तक। अब मान लीजिए मेरी आयु है 63 वर्ष और मुझे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता है। आयु कितनी है? 63 वर्ष। तो मैं कितना काम कर पाऊंगा? तो 63 + 2 और बराबर 65 वर्ष। तो कितना काम करूंगा? 2 वर्ष। अर्थात कितने का हो जाऊंगा? 65 साल। मैं सीधे बोलचाल की भाषा में बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अपना कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। अर्थात
सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसका अपना कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु वह 65 साल से ज्यादा ओल्ड मैन या बूढ़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। अर्थात जो 65 प्लस है, मान लीजिए किसी की आयु 64 साल है तो केवल 1 साल काम करेगा, क्योंकि उसकी उम्र हो जाएगी 65 साल। अर्थात अगर उसकी आयु कम है तो याद रखिएगा 6 वर्ष करेगा, मतलब 65 से कम उसकी उम्र 65 प्लस ना हो तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दो में से जो भी पहले होता है तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर कार्य कर सकेगा। क्लियर है दोस्तों? तो हमने बात की 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, कार्यकाल के बाद आते हैं दोस्तों वेतन यानी सैलरी पर। किस पर बात करेंगे अपन? वेतन। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वेतन 80,000 पर मंथ। क्लियर दोस्तों? अगर कल प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन क्या होती है दोस्तों, तो हमने क्या बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितनी होगी दोस्तों? 2,80,000। कितनी होगी दोस्तों? 2,80,000। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पर मंथ वेतन होगी 2,80,000 रुपए। कितनी होगी दोस्तों? 2,80,000 रुपए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी होगी, तो याद रखिएगा 2,80,000 रुपए। अगला एक यहीं पर क्वेश्चन बनता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की वेतन 2,50,000 पर मंथ होगी। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसकी वेतन रहती 2,80,000 रुपया पर मंथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की वेतन कितनी होती दोस्तों? तो याद रखिएगा 2,50,000। जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी वेतन है 2,80,000 रुपए पर मंथ। जो अन्य न्यायाधीश है दोस्तों, उनकी वेतन होती है 2,50,000 रुपया पर मंथ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है पेंशन यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन क्या होगी? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अपनी पेंशन वेतन का 50% होगी। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीशों की पेंशन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अपनी पेंशन वेतन का 50% यानी आधी। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की वेतन है 2,50,000 रुपया, तो वेतन का 50% कितना आएगा? यानी 1,25,000 रुपया पर मंथ से पेंशन प्राप्त होगी। जैसे बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की वेतन है 2,80,000 रुपया पर मंथ, तो इसकी पेंशन कितनी होगी? 1,40,000 रुपया पर मंथ। कितनी होगी? 1,40,000 रुपए पर मंथ। क्लियर? अब बात करेंगे इस्तीफा देंगे यानी
यदि किसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद मुक्त होना चाहते हैं अर्थात पद छोड़ना चाहते हैं तो वह अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे दोस्तों? राष्ट्रपति को। क्लियर है दोस्तों? यदि आता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देंगे? वो देंगे राष्ट्रपति को। किसे देंगे? राष्ट्रपति को। क्लियर दोस्तों? राष्ट्रपति को देते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, पद मुक्ति। क्लियर दोस्तों? पद मुक्ति यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यदि संविधान के विरुद्ध या देश की जनता के विरुद्ध कोई निर्णय लेते हैं, कोई नियम बनाते हैं या कार्य करते हैं तो उन्हें अपने पद से कौन पद मुक्त करेगा? तो याद रखिएगा, संसद के 2/3 यानी इसको बोलते हैं 2/3। क्या बोलते हैं दोस्तों? 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके अपने पद से पदमुक्त कौन करेगा तो दोस्तों हमने क्या बात की है कि संसद के 2/3 यानी 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त किया जाएगा। अर्थात यहाँ क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के विरुद्ध या देश की जनता के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, कोई नियम बनाते हैं तो याद रखिएगा संसद का कोई एक सदन। अब ये संसद के सदन क्या होते हैं तो दोस्तों संसद में कुल 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि मुख्य सदन के रूप में लोकसभा और राज्यसभा को जाना जाता है, वहीं पर अभिन्न अंग के रूप में प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को जाना जाता है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि संसद का कोई एक सदन यदि उसी दौरान 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा और यदि दूसरा सदन उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से स्वीकार करता है, 2/3 बहुमत से स्वीकार करता है और याद रखिएगा फिर उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है तो उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो लेंगे दोस्तों स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, एक बार देखेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे दोस्तों।
बात करेंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो अगली हेडिंग बनने वाली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्य, यानी क्या काम करते हैं दोस्तों, इनके अपने कार्य क्या होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार व अपीलीय क्षेत्राधिकार के कार्य। क्लियर दोस्तों, यदि क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कार्य क्या होते हैं, तो दोस्तों इनके मुख्यतः दो कार्य होते हैं। कैसे कार्य होते हैं? एक तो होते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के कार्य और दूसरे होते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के कार्य। जब दोस्तों अनुच्छेद 132 पढ़ेंगे ना, तो आएंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार के कार्य। कौन से आएंगे? अपीलीय। और दोस्तों जब अनुच्छेद 131 यानी 131 पढ़ेंगे, तब आएंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के कार्य। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कार्य कितने होते हैं? तो मुख्यतः दो कार्य होते हैं, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के कार्य और अपीलीय क्षेत्राधिकार के कार्य। तो पहले एक एक कार्य की बात करेंगे, यानी अनुच्छेद 131 यानी अनुच्छेद 131 पर अपन बात करेंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों के कारणों में देखेंगे, नंबर 1 जैसे यदि एक राज्य का दूसरे राज्य से किसी प्रकार का विवाद बनता है तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। हमने क्या पहला कार्य बताया कि याद रखिएगा दोस्तों, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य का किसी प्रकार से विवाद बनता है तो फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा अपना सर्वोच्च न्यायालय। नंबर दूसरा कार्य देखेंगे दोस्तों, यदि किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के मध्य विवाद की स्थिति बनती है तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यदि किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के मध्य किसी प्रकार की विवाद की स्थिति बनती है तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगला नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, एक साथ कई राज्य और दूसरी ओर भारत सरकार के मध्य विवाद बनता है तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्लियर दोस्तों, हमने कहा बात की कि एक साथ कई राज्य और दूसरी तरफ भारत सरकार है और इन दोनों के मध्य विवाद की स्थिति बनती है तो फैसला कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। नंबर 4 कार्य देखेंगे दोस्तों,
ऐसा कोई निर्णय जो भारतीय संविधान या मौलिक अधिकारों से जुड़ा है तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि ऐसा कोई निर्णय, याद रखिएगा, ऐसा कोई निर्णय जो भारतीय संविधान या मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, किससे? मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, तो उस पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 132 यानी अपीली क्षेत्राधिकार के कार्य। तो नंबर 1, यदि अपीलकर्ता किसी न्यायालय से खास तौर पर कहा हाई कोर्ट न्यायालय से असंतुष्ट होता है तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्लियर, हमने क्या बात की है कि यदि कोई अपीलकर्ता किसी हाई कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट होता है या मान लीजिए संतुष्ट नहीं होता है, तो अगर वह अपील सुप्रीम कोर्ट पर करता है तो उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्लियर, अगला महत्वपूर्ण नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों, ऐसा कोई निर्णय जो हाई कोर्ट की सीमा से बाहर है तो उस पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। हमने क्या बात की दोस्तों कि ऐसा कोई निर्णय है जो हाई कोर्ट की सीमा से बाहर है तो उस पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नंबर 3 देखेंगे, ऐसा कोई निर्णय जिसे हाई कोर्ट प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में भेजता है तो उस पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्लियर दोस्तों, मान लीजिए ऐसा कोई निर्णय, मान लीजिए एक मध्य प्रदेश सरकार है और एक उत्तर प्रदेश सरकार है, इन दोनों सरकारों के मध्य या दोनों राज्यों के मध्य किसी नदी को लेकर के या किसी क्षेत्र को लेकर के विवाद की स्थिति बनती है और ऐसे निर्णय को यदि हाई कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर ट्रांसफर करता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा? निर्णय करेगा। क्या करेगा? निर्णय करेगा। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी
शहर में स्थापित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी। हमने क्या बात की दोस्तों, देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी शहर में स्थापित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, मेन चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति से स्वीकृति अर्थात परमिशन लेनी होगी। और यह किस अनुच्छेद में है दोस्तों, यह है 130 अनुच्छेद में। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 130 में। क्लियर है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परमिशन लेता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी शहर में स्थापित किया जा सकता है, अर्थात स्थापित कर सकता है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो लेंगे स्क्रीनशॉट और इस प्रकार से चलेंगे दोस्तों आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। ये किसमें है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 129 में। किसमें है, अनुच्छेद 129 यानी 129। हमने क्या बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्लियर, एक अभिलेख न्यायालय है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा ये अभिलेख क्या होता है। अभिलेख से आशय है कि यदि इसकी कोई अवहेलना करता है तो इसे दंड देने का अधिकार होगा। क्लियर है दोस्तों, दंड देने का अधिकार होगा। हमने क्या बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। यदि इस न्यायालय की कोई अवहेलना करता है तो इसे दंड देने का अधिकार होता है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों, यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक
संवैधानिक विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, परंतु उस सलाह को राष्ट्रपति माने या न माने, यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होगा। हमने क्या बात की दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट उस विषय पर राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करेगा, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, यह पूर्णतः राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहेगा। और ये रहेगा अनुच्छेद 143 यानी 143 में। किसमें रहेगा दोस्तों? अनुच्छेद 143 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के साथ साथ मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। क्लियर दोस्तों? रक्षक होता है। हमने क्या बात की है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के साथ साथ मौलिक अधिकारों का भी क्या होता है? रक्षक अर्थात बॉडीगार्ड होता है। कौन होता है दोस्तों? बॉडीगार्ड। क्लियर? यानी रक्षक होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को दांडिक विषयों पर अपील सुनने का अधिकार होता है। ये किसमें है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 134 में। किसमें है? अनुच्छेद 134 यानी अनुच्छेद 134 से। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय को दांडिक विषयों पर अपील सुनने का भी क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 134 के तहत। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार प्राप्त होता है। ये किसमें है? यह है 137
यानी अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 137 यानी 137, यानी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का भी क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 137 में। अगला, भारतीय संविधान में निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वीकार किया गया है। हमने क्या बात की है कि हमारे भारतीय संविधान में, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वीकार किया गया है। कल प्रश्न आता कहाँ के संविधान से, तो याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से शामिल किया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से है, तो अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से है, तो अमेरिका के संविधान से। और निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ से है, तो याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को भी अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो विधि होती है, वह भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से शामिल की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। कैसे हटाए जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के 2/3 बहुमत के माध्यम से राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। यह विधि जो है वह भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से। अगला एक महत्वपूर्ण देखेंगे दोस्तों, भारत के पुस्तक के अंदर भारत के क्लियर है ना दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या थे। क्लियर दोस्तों, यदि कल प्रश्न आता है कि भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, हीरालाल जे कान्या। कौन थे दोस्तों, हीरालाल जे कान्या। अगला प्रथम सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश तो याद रखिएगा दोस्तों, फातिमा बीबी थी। कौन थी दोस्तों, फातिमा बीबी। यानी अगर कल प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी।
लेकिन प्रथम महिला न्यायाधीश थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत में तो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके हीरालाल जे कानिया। कौन थे दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो लेंगे दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के विशेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलेंगे दोस्तों, लेंगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट। चलें, चलेंगे। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं। क्लियर दोस्तों? यदि क्वेश्चन आता है कि प्रथम कौन थे तो हीरालाल जे कानिया, प्रथम महिला कौन थी तो फातिमा बीबी, लेकिन वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अब तक कुल 49 मुख्य न्यायाधीश बनाए जा चुके हैं। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत में, याद रखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अब तक कुल कितने मुख्य न्यायाधीश बनाए जा चुके हैं, तो कितने बनाए जा चुके हैं दोस्तों? 49 यानी 49। कितने? जो यू ललित हैं ये दोस्तों 49 नंबर के, कौन थे? 49वें नंबर के हैं यू ललित, जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला एक महत्वपूर्ण विशेष नोट डाल के देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बड़ा प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश
जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा, बट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका पद संभालेगा। किसका? राष्ट्रपति का। तो दोस्तों, आपने एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं यही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के से दी गई महत्वपूर्ण जानकारी से आपको बेहतर क्लास समझ में आई होगी और उम्मीद करते हैं कि क्लास आगे भी जो आएंगी वो भी आपको समझ में आएंगी। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट प्रदान कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।